चलिए, किसान आंदोलन। किसानों का शोषण अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा किया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सबसे गंदा चेहरा अगर किसी ने देखा तो वो किसानों ने देखा, क्योंकि अंग्रेजों का अंतिम दबाव किस पर था? किसानों पर था। क्योंकि अंग्रेजों को भारत में क्या वसूलना था? लगान वसूलना था। लगान वसूलने किससे? किसानों से। उसी से जितना फायदा होता था उसी से वो लोग बिजनेस करते थे। तो समझ लीजिए कि पूरे ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी वो भारतीय किसानों पर ही निर्भर थी। इन्हीं किसानों का सबसे अधिक खून पिया अंग्रेजों ने, और इन्होंने जो अपने आर्थिक नीति में बदलाव लाया उससे भी सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा किस पर? किसानों पर। पहले ही अंग्रेज भारत आए तो भारत आने के लिए इन्होंने क्या किया कि भारत से सामान खरीदते थे और खरीद के ले आके अपने देशों में इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। तो यहाँ से सामान वो खरीद के लेके जाते थे। जब खरीद के लेके जाते थे तो हमें पैसा देते थे, उसके बदले में सामान लेके जाते थे। तो शुरुआत में इन कंपनियों से भारतीयों को फायदा होता था, लेकिन जब धीरे धीरे करके इनका व्यापार बढ़ने लगा तो यूरोप का सारा सोना बह के किधर आने लगा? भारत आने लगा। तो उससे वहाँ की सरकारों को चिंता हुई कि भाई जब यूरोप का सारा सोना भारत बह के चला आएगा तो फिर आगे खरीदने के लिए क्या बचेगा? तो वहाँ की सरकारों ने अपनी कंपनियों पर दबाव बनाया। तब इन कंपनियों ने क्या किया कि भारतीय राजाओं से कर वसूली के अधिकार लेने शुरू कर दिए। कौन से? दीवानी के अधिकार। टैक्स कलेक्शन का पावर लिया। उसका एक हिस्सा राजा को दिया, दूसरा हिस्सा जो बचता था उससे भारत से ये सामान खरीदते थे। खरीद के कहाँ भेज देते थे? यूरोप भेज देते थे। यानी अब तक हमारे यहाँ से जो सामान जा रहा था उसके बदले में पैसा कहाँ से आ रहा था? यूरोप से। अब यहीं पर दीवाने के अधिकार से ये पैसा बचाने लगे और पैसा बचा के ये सामान खरीदना शुरू कर दिए। समझ गए? बेचना शुरू कर दिया। तो अब यानी कि जो हमारे राजा महाराजा थे उनका खर्चा किसके सर आता था? किसानों के। अब कौन आ गई? कंपनी का भी प्रॉफिट किसके सर आ रहा है? किसानों पे। जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं चल रही वो भी सब किसानों के सर पड़ी। तो धीरे धीरे करके किसानों पर दबाव क्या होने लगा? बढ़ने लगा। अंग्रेजों ने अपने राजस्व व्यवस्था में बदलाव किए, रेवेन्यू सिस्टम। और पहले जो हमारी राजस्व व्यवस्था में एक संतुलन था कि बताया था कि हमारे शासक जो है फसल में हिस्सा लेते थे। अब अंग्रेजों को चावल गेहूं से मतलब था नहीं, उनको क्या चाहिए था? नगद, कैश। तो नगद सिस्टम की वजह से किसान जो है कैश अर्थव्यवस्था से जुड़े, उससे महाजनों का उद्भव हुआ। और फिर महाजनों ने जमींदार किसानों का शोषण और भयंकर तरीके से करना शुरू कर दिया। जमींदार उभरे, जमींदारों ने किसानों का शोषण करना शुरू किया। तो चाहे जमींदार हो, चाहे किसान हो, चाहे कंपनी हो, चाहे राजा महाराजा हो, सब किसका खून पी रहे थे? किसान। किसानों पर ही सबकी व्यवस्था निर्भर थी, तो सबका दबाव पड़ता जा रहा था किस पर? किसानों पर। तो भारत में सबसे ज्यादा खून पिया गया अगर किसी का तो वो किसानों का। अब यहाँ से वो सामान खरीद के लेके जाते थे, फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि दीवानी से बचा के पैसा सामान खरीदने लगे। फिर वहाँ की फैक्ट्रियों में वो बनता था। अब देखा कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो भारत अब केवल कच्चे माल का सप्लायर नहीं, उनके लिए अच्छा मार्केट भी हो सकता था। तो फिर वहाँ से क्या किया कि जो कपड़ा बनाते थे, जो सामान वहाँ के कारखानों में बनाते थे, उसको कहाँ बेचना शुरू कर दिया? भारत में बेचना शुरू कर दिया। अब उन्हें और कच्चे माल की ज़रूरत पड़ने लगी। जब और कच्चे माल की ज़रूरत पड़ने लगी तो उन्हें ढेर सारा कपास चाहिए था, ढेर सारा गन्ना चाहिए था। तो चावल गेहूं की खेती को उन्होंने क्या किया? प्रोत्साहित किया। कपास और गन्ने की खेती को प्रोत्साहित किया। और वहाँ के तैयार माल को कहाँ बेचना शुरू कर दिया? भारत में। अब भारत में जो चीज़ें, जो किसान कपड़ा पहनता है, जो किसान जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, वो सब लोकल लेवल में बताया था ना कि जो बुनकर होते थे, जो जुलाहे होते थे, जो दर्जी होते थे, वही सब करते थे काम। अब क्या था कि यूरोप का कपड़ा आने लगा, यूरोप का सामान आने लगा, क्योंकि वो फैक्ट्रियों में बना होता था तो उसकी फिनिशिंग अच्छी होती थी। भारी पैमाने पर बनता था तो उसका दाम भी क्या होता था? कम होता था। तो इससे जो लोकल व्यापारी थे, लोकल जो दुकानदार थे, लोकल सामान कर बनाने वाले थे, जो हस्तशिल्प वाले थे, जो करघे वाले थे, जो बुनकर थे, जो दर्जी थे, उनकी हालत क्या होने लगी? खराब होने लगी। तो एक तो खेती किसानी खराब कर रहे हैं, बाकी हमारे उद्योग धंधे सारे खराब होते चले जा रहे हैं। तो खेती किसानी पर ही सबसे ज्यादा सबका प्रेशर पड़ा, इसीलिए सब टूट के फिर कहाँ भागने लगे? शहरों में भागने लगे। और फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या हो गई? छिन्न भिन्न हो गई। फिर इनके लगान, आपको बताया था कि लगान बहुत कठोरता से वसूला जाता था। इनके अफसर मारते पीटते थे किसानों को। जमींदार मार पीट रहा है, साहूकार मार पीट रहा है, तो किसान करे तो करे। तो ये हालत हो गई थी कि अब खेती किसानी करना बिल्कुल मुश्किल होने लगा था, असंभव होने लगा था। क्योंकि जमींदार जो अमीर हो रहा है, उसका बेटा लंदन पढ़ने जा रहा है, वो देश भर में बढ़िया बढ़िया मंदिर बनवा रहा है, घाट बनवा रहा है, दान दक्षिणा दे रहा है, वो सब किसका खून पी रहा है? किसानों का। राजा महाराजा की सारी ऐसी किसानों पर टिकी हुई है, कंपनी का सारा खर्चा किसानों पर टिका हुआ है, साहूकारों की अमीरी सारी चीजें किसानों पर टिकी हुई है। तो सबका अंतिम दबाव किस पर पड़ा? किसानों पर पड़ा।
हालांकि ब्रिटिश सरकार को भी ये पता था कि उनकी अर्थव्यवस्था का आधार भारत के किसान ही हैं, इसलिए सरकार ने किसानों की स्थिति की तरफ ध्यान दिया, समय समय पर कई सारे सुधार करने की कोशिश की, प्रयास किए, सुधार भी किया। हालांकि जरूरत थी इसलिए किया, लेकिन किया। और कई सारे किसान आंदोलनों को अपने आप में सफलता प्राप्त होती है। जैसे बताया कि जो जनजातीय आंदोलन थे वो बिल्कुल क्लियर थे कि उनको कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि जनजातियों से उनको कुछ फायदा होना नहीं था। फायदा किससे होना था? किसानों से। तो किसानों के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया और किसानों से ही इन्होंने सबसे ज़्यादा लाभ कमाया और किसानों की भी थोड़ी बहुत सुनी इन्होंने। तो कुछ प्रमुख किसान आंदोलन हम लोग देखते हैं किन किन मुद्दों पर हुए। तो सबसे पहला जो किसान विद्रोह हुआ भारत में वो कौन सा हुआ था? नील विद्रोह, 1856 से 1860 तक। इस नील विद्रोह में क्षेत्र कौन सा था? बंगाल का गोविंदपुर। उस समय एक प्रथा चलती थी, ददनी प्रथा चलती थी। ददनी में क्या होता था कि अंग्रेज व्यापारी किसानों से नील की खेती करवाते थे, उनके बदले में कुछ कभी थोड़ा सा एडवांस दे दिया, 10-20 रुपये एडवांस देकर उनको एक एग्रीमेंट पर अंगूठा लगवा देते थे और बोलते थे कि अभी तुमको इतनी खेती करनी है, जैसे 3 कट्ठिया में हम लोग पढ़ते हैं वैसे। अब कभी एक बार कुछ एडवांस देके और बदले में लंबे समय से कई पीढ़ियों से खेती करवा रहे हैं, तो सोचिए इस ददनी से बचने के लिए कई किसानों ने अपने अंगूठे तक कटवा दिए थे, जबरदस्ती अंगूठा लगवाया जाता था। और किसान अगर खेती करने से मना करता था तो उसी एग्रीमेंट को दिखा के वो लोग कोर्ट कचहरी में केस कर देते थे। अब किसान के पास ना वकील है ना पैसा, कहाँ जाएगा कोर्ट कचहरी? पता चला ज़मीनें जब्त हो गई, ज़मीनें नीलाम कर दी गई। तो ददनी प्रथा की वजह से क्या था कि किसानों को थोड़ा बहुत एडवांस दे के ये काम करवा लेते थे, साइन कहीं भी करवा लेते थे। तो उस समय एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट, भारतीय मूल के मजिस्ट्रेट थे, तो जब किसानों ने थोड़ा बहुत बवाल किया कि भाई ये गलत हो रहा है, तो एक ये था कि जो नील के व्यापारी होते थे किसानों से ज़मीनें छीन लेते थे, तो उन्होंने एक आदेश पढ़ा सरकार का, तो उस आदेश को पढ़ने में उनसे गलती हो गई। उसमें ये था कि जो व्यापारी चाहे तो किसानों की ज़मीनें छीन सकते हैं, गलती से उन्होंने पढ़ दिया, ट्रांसलेशन में बताना था हिंदी में ट्रांसलेट करके, बंगाली में, तो वही उन्होंने गलती से पढ़ दिया किसानों की ज़मीनें अब छीनी नहीं जा सकती। गलत पढ़ लिया, लोगों ने हो कर दिया कि बहुत सही, अब हमारे फेवर में आ गया, लेकिन अब हल्ला हो चुका था। लेकिन बाद में आया कि नहीं नहीं छीन सकते हैं, ये तो गलत पढ़ दिया, बोले अब छीन नहीं सकते तो नहीं छीन सकते। और वहीं आंदोलन शुरू हो गया और इसके 2 प्रमुख नेता थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और ये आंदोलन बहुत जम के किसानों ने चलाया और इसको बंगाल के जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उसने भी समर्थन किया, जिसमें एक हिंदू पैट्रियट जो अखबार चलता था उसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। उन्होंने इसके समर्थन में कई सारे लेख छापे। दीनबंधु मित्र की पुस्तक है नील दर्पण। नील दर्पण में भी इसी की पूरी नील किसानों की पूरी कहानी बताई गई है। फिर बाद में जब दबाव पड़ा तो फिर सीटोन कार की अध्यक्षता में एक नील आयोग का गठन किया गया। उसी नील आयोग के बाद फिर ये ददनी प्रथा वगैरह क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। और इसके बाद किसी भी किसान को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया गया। तो ध्यान रखेंगे, पहला ही जो विद्रोह था किसानों का, नील का विद्रोह, वो अपने आप में क्या था? सफल रहा। तो नील विद्रोह से कौन से नेता जुड़े हुए थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। किसने किसने समर्थन किया? हरिश्चंद्र मुखर्जी, कौन सा अखबार? हिंदू पैट्रियट। और नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्रा। कमेटी कौन सी बनाई थी? सीटोन कार कमेटी। ठीक। इसके बाद एक और विद्रोह हुआ 1873 से 76 तक, पावना विद्रोह। पावना विद्रोह बंगाल में था। वही था कि कर की दर जो थी, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था किसानों का लगान, उसके विरोध में इन्होंने आंदोलन किया। तो इसमें भी इसको भी समर्थन किसने दिया? आरसी दत्ता, रमेश चंद्र दत्ता और बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इन लोगों ने पावना विद्रोह का क्या किया? समर्थन किया। इसका नेतृत्व किसने किया था पावना विद्रोह का? ईशान चंद्र राय, शंभूपाल और केशव चंद्र राय। और इसी ध्यान रखेंगे, पावना विद्रोह में किसानों ने एक नारा दिया था कि हम केवल महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं। यानी इसमें भी आपको बताया कि विद्रोह ऐसा नहीं था कि जो विद्रोह हो रहा था वो अंग्रेजों के खिलाफ था। विद्रोह किसके खिलाफ था? अपने शोषकों के खिलाफ था। जो बिचौलिए थे, जमींदार महाजन, वो शोषण कर रहे थे। तो इन किसानों का कहना था कि हम महारानी विक्टोरिया की रैयत रहना चाहते हैं, किसी और के नहीं। तो पूछा जाता है
कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं। ये किस आंदोलन में कहा गया था? पावना विद्रोह में किसानों ने कहा था। ठीक, पावना विद्रोह के नेता कौन थे? ईशा चंद्र राय, शंभूपाल और केशव चंद्र राय। इसके अलावा 1875 में दक्कन डिस्टर्बेंस कहा जाता है, दक्कन में उपद्रव हुआ बहुत भारी मात्रा में। वहां पर यही साहूकारों के शोषण से आज ही जाके किसानों ने हथियार उठा लिया और साहूकारों घरों पर हमला करना शुरू कर दिया, जमींदारों के घर लूटना शुरू कर दिया। और जैसे फिल्मों में होता है ना, वो जाके जहाँ जहाँ कागज पर अंगूठा लगवाए थे सबको फाड़ना, सबको जलाना, ये सब करना शुरू कर दिया। तो उसके लिए सेना लगानी पड़ी। बाद में फिर दक्कन किसान राहत अधिनियम 1879 लाया गया, तब जाके इस विद्रोह को क्या किया गया? शांत किया गया। तो इसमें बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में वो किसानों ने हथियार उठा लिए थे और जमींदारों और साहूकारों के घरों पर लूटपाट करनी, आगजनी शुरू कर दी थी, आग लगाना, सीधे उनके घर पर हमला करते थे और जहाँ जहाँ जिन जिन डॉक्यूमेंट वो सब अंगूठा कहीं भी लगवा लेते तो सबको उठा के जलाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा केरल में एक मोपला किसान आंदोलन चला, कब? 1921-22 में। ये जो मोपला किसान आंदोलन था, उसी समय 21-22 में आपने सुना होगा कि भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन गांधी जी चला रहे थे। उसी समय मोपला किसानों का विद्रोह हुआ था। तो मोपला किसान जो थे, इसमें क्या था कि ये जो मोपला किसान थे ये मुसलमान थे। क्या थे? मुसलमान। और जो जमींदार थे वो हिंदू थे। ठीक, और ये मोपला किसान थे, नारियल वगैरह खेती करते थे। तो इस लड़ाई को बाद में फिर सांप्रदायिक रूप दे दिया गया। यही लड़ाई क्या हो गई? सांप्रदायिक। अब ये हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई बन गई थी मोपला विद्रोह। ठीक है, और इसके नेता कौन थे? अली मुसलियार। इन्हीं अली मुसलियार को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापा मारा। तो एक मस्जिद में छुपे हुए थे, फिर मस्जिद में रोका गया कि भाई हथियार लेके पुलिस नहीं घुस सकती, तो पुलिस ने गोलियां चला दी। मुसलियार नहीं पकड़ा गया, हालांकि कई लोग मारे गए थे। और फिर ये सांप्रदायिक दंगों में बदल गया था मोपला विद्रोह। हालांकि था ये किसान विद्रोह, लेकिन इसने फिर कौन सा रूप ले लिया? सांप्रदायिक, क्योंकि जमींदार सारे कौन थे? हिंदू, और किसान क्या थे? मुसलमान थे। इसके बाद 1921-22 में एका आंदोलन होता है। एका आंदोलन कहाँ पर था? यूपी में था। ये पिछड़ी जाति के लोग थे, मदारी पासी और सहरेब। ये लोग बड़े जमींदार के खिलाफ चला रहे थे। कौन सा? एका आंदोलन। तो एका आंदोलन कहाँ चला था? यूपी में। कब चला? 1921-22। नेता कौन थे? मदारी पासी और सहरेब। इसके अलावा 1928 बारदोली सत्याग्रह। बारदोली गुजरात में है, और इस बारदोली सत्याग्रह से हमारे बड़े फेमस नेता जुड़े हुए थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसी बारदोली की सफलता के बाद इनको कौन सी उपाधि दी गई? सरदार की टाइटल किसने दी थी? गांधी जी ने। तो ये भी बड़े सरदारों के खिलाफ थे, बड़े जमींदारों के खिलाफ थे। इसके अलावा राजस्थान में एक बिजौलिया क्षेत्र है। तो बिजौलिया क्षेत्र में 1941 में आंदोलन चला था। कौन सा? बिजौलिया आंदोलन। इसके नेता कौन थे? चारण और ब्रह्मदेव भूप सिंह पथिक। भूप सिंह, इनकी टाइटल क्या थी? पथिक। तो भूप सिंह पथिक किस आंदोलन के नेता थे? बिजौलिया आंदोलन की। बिजौलिया आंदोलन कहाँ पर चला? राजस्थान। इसके अलावा 1946-47 में बिहार में बकास्त आंदोलन चला। ये किसानों का संघर्ष था। तो इसमें 3 प्रकार की भूमि होती थी। एक बकास्त भूमि होती थी, जिसे जमींदार अपने अंडर में किसानों को रख के उनसे खेती करवाते थे। दूसरा रैयत होती थी, ये अस्थायी काश्तकार होते थे, यानी जिनकी खुद की जमीनें होती थी। और तीसरा जिस्ती होती थी, जमींदारों की स्वयं पर भूमि होती थी और इस पर एक खेतिहर मजदूरों से खेती करवा के अपना, ये खुद की जमींदारों की जमीन होती थी। तो यही बकास्त भूमि का जो आंदोलन चला कि जिसमें किसानों को खेत दे के वो खेती करवाते थे। तो वही किसान अपने अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते थे, क्योंकि बकास्त में क्या था कि जो किसान था उसका कोई राइट नहीं था। जमींदार चाहे तो किसानों को जमीनों से बेदखल कर सकता था। तो उसके लिए आंदोलन चला। फिर स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था, फाइनल जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, तो उस समय बंगाल में तेभागा आंदोलन चला। तेभागा त्रिपुरा के हसनाबाद से शुरू हुआ था। तेभागा आंदोलन के नेता कौन थे? कंपा राम सिंह और भवन सिंह। तेभागा आंदोलन में ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि उपज का जो लगान लगता था, तो ये मैक्सिमम 1/3 लगान ही देने के मूड में थे। यानी अधिक से अधिक कितना लगान चाहिए देना है? 1/3। सोचिए 1/3 देने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वसूला कितना जाते हो। तो उसी को क्या बोलते थे? तेभागा आंदोलन। इसके अलावा तेलंगाना का किसान आंदोलन हुआ 1946 से 51 तक। फिर वर्ली आंदोलन हुआ कब? 1945 में। ठीक, चलिए अब लेबर यूनियन को कल देखा जाएगा, मजदूर संघ भी बचा हुआ है। ठीक है, चलिए खैर, तो ये कुछ किसानों से जुड़े हुए आंदोलन थे जो लंबे चले
और किसानों ने बहुत भारी संघर्ष किया, और किसानों के संघर्ष को हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ भी देखते हैं। ठीक है, बने रहिए, फिर अगले क्लास में हम लोग मजदूरों का आंदोलन देखेंगे। तो जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन और मजदूरों का आंदोलन। ठीक है, तो इनको बारी बारी से बार बार आप देखते रहें, इनसे इक्का दुक्का फैक्ट आपके एग्जाम में बनते हैं। मिलते हैं।